समकालीन जनमत के लाइव में ये जो लाइव प्रोग्राम्स का सिलसिला चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। देश लगातार इस तरह के संकटों से इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं खबरें आ रही हैं कि मन बेहद आहत है। कहानी नमस्कार दोस्तों, बीच में फ़ोन आ गया था। कहानी मुझे सुनाना है और कल ही हमारी पीढ़ी के कहानीकार शशि भूषण द्विवेदी हृदयाघात से हमारे बीच नहीं रहे। ये जो नया दशक शुरू हुआ, नई सदी शुरू हुई। उसमें जो नए नाम उभर कर आए थे उसमें शशि भूषण द्विवेदी एक महत्वपूर्ण नाम थे। अमर उजाला और कादम्बरी में उन्होंने काम किया। 2 संग्रह उनके आए। बहुत कम उम्र में चले गए। उनको जनमत की ओर से, जनसंस्कृति मंच की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और व्यक्तिगत तौर पर जो रात को 10 बजे मैं लाइव का प्रोग्राम करता हूँ अपना, उसमें आज मैंने तय किया है कि उनकी एक कहानी पढ़ूँगा जो हम लोगों की ओर से उनको श्रद्धांजलि होगी। 2 कहानी संग्रह उनके आए, ब्रह्महत्या तथा अन्य कहानियाँ, कहीं कुछ नहीं। तो आज मुझे जो कहानी की ओर जाना है उसके पहले 2 और हृदय विदारक घटनाएं हैं और उसका संबंध कहीं उस उपन्यास से जुड़ता है जिसका अंश मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। शशि भूषण ने अंतिम पोस्ट जो फेसबुक का था उसके ठीक पहले लिखा था कि अतीत झूठा है, स्मृति में ठीक ठीक वापसी संभव ही नहीं, हर अनुभव अंततः एक क्षणभंगुर सत्य ही है। तो वैसे तो सब कुछ नश्वर है, मनुष्य के जीवन को भी क्षणभंगुर कहते हैं, लेकिन जब सारी बीमारियां अतीत से निकल कर आ रही हों तो उनका इलाज भी अतीत से अगर आए तो इसमें गलत नहीं है। विशाखापत्तनम में जहरीली गैस से 11 लोग मर चुके हैं। अभी कितनी मौतें होंगी कहा नहीं जा सकता है। और जो एक भयानक, एक ऐसी त्रासदी जो जिस पे इस देश के हर नागरिक को शर्मिंदा होना चाहिए, ये जो लाखों मजदूर लौट रहे हैं शहरों से और कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रेन तो उनको नहीं मिल रही है, लेकिन ट्रेनें रद्द की जा रही हैं और ट्रेनें उन पर चढ़कर गुजर रही हैं। ये एक भीषण त्रासदी है और अंततः यह व्यवस्था का प्रश्न, कैसा शासक चाहिए हमें। तो क्या कहीं अतीत में भी कुछ है ऐसा? तो संयोग से संजीव का उपन्यास आया है प्रत्यंचा, और 6 मई को प्रत्यंचा जिनके जीवन पर आधारित है उनका स्मृति दिवस था। उसके कुछ अंशों का मैं पाठ करना चाहता हूँ, इसलिए भी कि जो इतिहास हम लोगों ने पढ़ा
स्कूल कॉलेज में लोक प्रशासन संबंधी जो चीज़ें पढ़ी, न्याय व्यवस्था कानून संबंधी जो चीज़ें पढ़ी, उसमें प्रायः उस नायक का जिक्र कम आता है। विचारकों के नाम आते हैं, लेकिन जिसने कार्यान्वित किया विचारों को, बहुत लोग उनसे अपना रिश्ता जोड़ते हैं। आज समाजी भी जोड़ते हैं, फूले के सत्यशोधक समाज वाले भी जोड़ते हैं अपना रिश्ता, सामाजिक न्याय की धाराएं भी जोड़ती हैं। लेकिन विस्तार से उनके बारे में हिंदी प्रदेशों में क्यों नहीं बताया गया, उस तरह की चीज़ें क्यों नहीं आई, इस पे सोचा जा सकता है कि आखिर क्या वजह थी। नवजागरण पे इतना कुछ लिखा गया, और नवजागरण का एक जो नायक है, जिसको कई लोगों ने कहा कि वो जनतंत्रवादी राजा था, शाहू जी महाराज, तो क्यों उनके बारे में चीज़ें कम आई, बहुत कम। इसके बारे में सोचना चाहिए कौन सा ऐसा एक वर्चस्व है। अब जब आया है तब भी हम सिर्फ उनको एक ऐसे राजा के रूप में प्रायः सामाजिक न्याय की धाराएं याद कर रहे हैं कि जिन्होंने 50% आरक्षण पहली बार लागू किया। उपन्यास में भी प्रसंग आता है कि उनको क्षत्रिय न मानकर शूद्र कहते थे, ब्राह्मण, और शायद इसकी प्रतिक्रिया भी थी, लेकिन यह बड़ी वजह नहीं है। एक शासक जिसके पास जनता के लिए बहुत सारे सपने हैं, और कोई एक समुदाय जो कि धर्म, संस्कृति, अर्थनीति, सब चीज पर जिसका वर्चस्व है, तो वह अपने सपनों को कैसे कार्यान्वित करेगा अगर वह वर्चस्व बना रहेगा तो। और संघर्ष के मूल में यहाँ से, या क्योंकि उसे सिर्फ एक जनता के शोषण करके अपना शासक बने रहना नहीं है, वो कुछ सपने हैं उसके पास। तो मैं शुरू करता हूँ। जो पहला प्रसंग इसका है, ये अकाल और प्लेग से संबंधित है कि वो कैसे निपटते हैं इससे। इसके 31वें पृष्ठ पे है, चौथा इसका हिस्सा शुरू होता है। कृष्णा और पंचगंगा का संगम, शिरोल आए तो इस स्थल की रमणीयता ने मन मोह लिया। नरसोवा बाड़ी में दत्त जी के दर्शन किए, थोड़ी देर तक उस नैनाभिराम दृश्य को देखते रहे। अब लौटना होगा। सईस घोड़ा ले आया, रकाबी पर पांव रखा ही था कि उतर गए। मंदिर के सामने दोनों ओर इतने भिखमंगे, नंगे अधनंगे, कंगाल स्त्री पुरुष बच्चे। अरे ये तो कोढ़ी लोग हैं। ठूठ हुए हाथों का सलाम आ रहा है, महाराज की जय हो। चिढ़ा रहे थे ठूठ हाथ, गलित नाक, लाल चितकबरा बदन। ये सारे कोढ़ी यहीं क्यों? हुजूर ऐसा विश्वास है कि नरसोवाबाड़ी में आकर इनका रोग ठीक हो जाएगा। पुण्य कमाने के लिए लोग दान भी देते हैं खूब। शिव जी का एक रूप कोढ़ी का भी है, सो कोढ़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, किसी ने बताया। यह तो बहुत घिनौना रोग है, कितनों का ठीक हुआ ना। इस रोग से इन्हें मुक्ति दिलाने की कोशिश करनी ही होगी, ताकि इनका कुष्ठ ठीक हो और दूसरे लोगों में कुष्ठ न फैले। सोचते हुए लौटे आ रहे हैं। कुष्ठ का सामना करें कि कंगाली का, अकाल का सामना करें कि प्लेग का। पहले तो रे, इस बिगड़े युवा गवर्नर का दिमाग ही सनका हुआ है। आप कितना भी चढ़ावा चढ़ाएं, चाहे महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर उद्घाटनकर्ता का सम्मान या और कुछ, यह अष्टावक्र टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। इन बिगड़े शहजादों का मिजाज ठीक करें, या अकाल और प्लेग में कराहती प्रजा की कराह सुने। फिर दृश्य बदलता है।
बारिश हुई ही नहीं पिछले साल, उसके पिछले साल भी जगह जगह धरती चिहरा कर फट गई, कुओं का पानी पाताल चला गया। पंचगंगा और कृष्णा को छोड़कर बाकी नदियों में पानी ही नहीं है। मेघ को लाने की तरह तरह की प्रार्थनाएं और टोने टोटके चल रहे हैं। लोगों ने देव मूर्तियों को पानी में डुबो डुबो कर विनती की, मेढक की टांग पकड़कर बांधी, औरतों ने नंगे होकर हल चलाया, पर इंद्र देवता न पसीजे तो नहीं ही पसीजे। झाड़ियां तक सूख गईं। लोग गांव छोड़ छोड़कर परिवार और मवेशियों को लेकर जाने लगे। संजीव का पिछला उपन्यास भी उसी इलाके में सूखे और किसान आत्महत्याओं पर केंद्रित था। फांस। लोग गांव छोड़ छोड़कर परिवार और मवेशियों को लेकर जाने लगे, आपस में बतकही करते। 1 रुपये 14 आने मन की ज्वारी, 4 रुपये मन और चावल गेहूं 4 रुपये मन बिक रहा है। जमकर जमाखोरी मची हुई है। कुलकर्णी पाटिल वतनदार मौज में, बाकी के लिए अंधेरा। पहले सिर्फ नृसिंहवाड़ी में आकर कोढ़ी और भिखारी बैठा करते थे, अब हर मंदिर पर। अकाल का दौरा करते शाहू को नई नई जानकारियां मिल रही थी। गढ़हिंग लज, कटकोला, भूधरगढ़, रायबाग, पन्हाला होते हुए गरगोटी पहुंचे तो झुंड के झुंड लोग अपने राजा को देखने आने लगे। कृष्णा और पंचगंगा के संगम पर दर्शन की उलादी भीड़। एक एक शख्स की कहानी करुणा भरती थी। शाहू की समझ में न आता कि किस किस को सांत्वना दें और क्या। सिर्फ 2 साल वर्षा न होने पर लोग मरने लगते। मरने क्यों लगेंगे? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ जरूर है। अकाल तो सबके लिए है। अगर गरीब शेतकरी मर रहे हैं तो साहूकार महाजन कैसे मौज कर सकते हैं? वणिक समाज को बुलाया, अपील की, श्रेष्ठीजन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी जिंदा रहें और शेतकरी और गरीब आदमी भी? एक प्रतिष्ठित वणिक ने कहा, आपकी तरह हम भी चिंतित हैं महाराज, मगर मुश्किल क्या है ना, हमें तो अनाज कहीं से खरीदना पड़ता है। अकाल हमेशा नहीं रहेगा सेठ, तब तक लागत भाव पर बेचो। माने 2 रुपये मन खरीदा तो 2 रुपये मन ही बेचना है। हुजूर, ले आने ले जाने, रख रखाव और दीगर खर्चे हैं, आपका घाटा हम भर देंगे। लौट गए लोग। कुछ ने माना, सस्ते दर पर अनाज की दुकान खोल दी। कुछ ने हथियार डाल दिए, हमसे नहीं होगा। अब क्या करोगे राजा? एक भी जन को मरने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दूसरों के सामने भिखारी ही क्यों न बनना पड़े। चादर फैला दी। कर्नाटक से धान मिला, कहीं से कुछ कहीं से कुछ। काम के बदले अनाज के तहत भूमि सुधार, कुओं की सफाई, उन्हें और गहरे करने, बांध, सड़कें और तालाब निर्माण जैसे काम शुरू करवा दिए। साथ ही खुलवा दी गांव गांव सस्ते गल्ले की दुकानें। मनुष्यों की समस्या काबू में आई तो मवेशियों की सुध ली गई। एक भी इंसान को भूख से मरने नहीं दिया गया, पर गाय, भैंस, बैल और ऊंट जहां तहां मरे पड़े मिलते। जो नजर आते उनकी उभरी पसलियां, उभरे हाड़ हाड़ दिख रहे थे। तब शाहू जी ने जानवरों की छावनी खोल दी। 6 एकड़ जमीन में फैला पांजर पोट, जानवरों के लिए मुफ्त चारा पानी, मुफ्त चिकित्सा। जब सब कुछ मुफ्त ही मिल रहा है तो कर्नाटक और आंध्र के भी लोगों ने अपने अपने मवेशी ठेल दिए। चलो कोल्हापुर, प्रजावत्सल राजा का इकबाल बुलंद रहे। मुफ्त का पानी, मुफ्त का चारा, कुछ इनसे भी बड़े उठाईगिर निकले। अपना कहकर दूसरे की गाय, भैंस और बैल हाँक ले गए। अब अकेले महाराज पर कितना बोझ डालें? सो अपने मवेशी लिए जा रहे हैं, कुछ तो बोझ हल्का हो उनका, है ना? विट्ठल ने पूछा। जी, ये आपके हैं, आपका क्या ख्याल है? मेरे हैं। विवाद बढ़ा। ऐसे कितने विवादों के बवंडर उठते शांत होते रहे, पर पांजर पोठ बंद नहीं किया गया।
शाहू जी के पास खबरें आई, हंसने लगे। अब क्या करोगे, जिनकी सचमुच की गायें घपले में गई उन्हें तो हर जाने दो। 40,000 रुपये तो सिर्फ रास्तों की मरम्मत में जाया हो गए। 1.5 लाख लगे 75 मील नए रास्तों के निर्माण में। वहां भी बिना काम किए हाजिरी बनाने वालों की बंद आई, नकली नाम, झूठे काम। तब नियम बनाना पड़ा, काम देते समय स्थानीयता का ध्यान रखा जाएगा। जो जहां का है उसे वहां नहीं, दूर किसी स्थान पर ही जाना होगा। बच्चों वाली मजदूरों के लिए बाल संरक्षण गृह और झूले लगवाए गए। खास प्रशिक्षित नर्सें रखी गईं। शिशुओं के देखभाल के लिए बीच बीच में काम को स्थगित कर मजूरन माताएं आकर पिला जाती हैं दूध, झूला जाती हैं। सारी राहत शिविरों पर निगहबानी थी उनकी। जहां जाते हैं पिलपिलाती भीड़ छेंक लेती है उन्हें। अभी भी सबको काम नहीं मिल पाया है। रियासत के सभी आय वालों के लिए अकाल भत्ता देने का फरमान दिया। फिर कुछ दृश्य के बाद एक युद्ध जीत रहे थे, एक सामने था। अकाल से लड़ने की दूसरी रणनीति थी, प्लेग से लड़ने की दूसरी। अकाल से भूले भटके कुछ मौतें भले हो गई हों, प्लेग से किसी को मरने नहीं देंगे। युवा राजा, युवा उत्साह। प्लेग में पहला फरमान, लगान की वसूली स्थगित रहेगी। गवर्नर रे की भ्रिकुटियां तन गई। दूसरा फरमान, जांच शिविर में सबकी जांच होगी, संदेह होने पर विदेशियों की भी। विदेशी साहब और मैं खासे परेशान, हमें भी। स्पष्टीकरण आया, प्लेग यह तो नहीं देखेगा कि आप गोरे हैं कि काले। जरूरत पड़ने पर 3-4 दिन कैंप में रहकर रोगमुक्त होकर आगे जाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तीसरा फरमान, प्लेग से आक्रांत किसी मरीज के बारे में सूचना देने वाले को 10 से 15 रुपये इनाम। खजाना खाली कर दोगे क्या? अहमद रे ने दूसरी बार पूछा लगान वसूली के बारे में। रैयत तो महाजन के कर्ज से पहले से ही दबी हुई है, फिर प्लेग जैसी महामारी फैली हुई है, कहां से देंगे? रे को नागवार लगा। कुछ ही दिनों बाद उनका आरोप पत्र हाजिर था। प्लेग के हॉस्पिटल में जाने में ढिलाई क्यों बरती जा रही है? शाहू जी ने उत्तर भेजा, मैं तो प्रायः रोज ही जाता रहा। हाँ, इधर स्थिति थोड़ी नियंत्रण में दिखी तो रोज रोज कोटि तीर्थ के अस्पताल जाना जरूरी नहीं लगा। यद्यपि कोल्हापुर पर मेरी नज़र बराबर बनी रहती है। घूम घूम कर आवश्यक निर्देश देता रहता हूँ। पुराना और नया दोनों ही राजमहल प्लेग से संक्रमित है। वहाँ अक्सर मरे चूहे नजर आते हैं। आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। दिक्कत है, प्लेग के साथ अकाल की भी समस्या है, सूखे की भी। फसलें एकत्र करने में लगे हैं किसान। मालगुजारी का वही तो आधार है। लेबर सप्लाई की समस्या है। दूसरे पत्र में रे के प्रश्न के जवाब में लिखा, इनफैक्ट मुझे इस बात का खेद है, इस मुद्दे पर रमाबाई पंडिता की तरह मैं भी बेचैन रहता हूँ। मैं पन्हाला में केवल सोता भर हूँ, बाकी सारे दिन अपने कार्यालय में काम करता हूँ। और तो आप इस पूरे अकाल और प्लेग के दृश्य में आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे शासन और शासक का क्या रवैया है, जो कि जनतंत्र की देन है लोग। फिर अकाल वाले में ही थोड़ा सा एक छोटा प्रसंग है। अकाल निवारण के लिए राजकीय मुख्य द्वार पर ही एक विभाग खोल दिया गया था। प्रभारी बनाया गया था भास्कर राव जाधव को। इस मद में 26,000 रुपये से भी ज़्यादा लग चुके थे। 48,785 निराश्रितों को वास स्थान दिया गया। इन आश्रमों में भोजन, पानी, दवा मुफ्त दी जा रही थी। बूढ़े लाचार लोगों की सहायता अलग से, पशुओं और पंछियों तक के लिए ऐसे इंतजाम अलग से थे ही। सबनिष्ठ रिपोर्ट पढ़कर सुना रहे थे। पूरे देश में 10 लाख से ज़्यादा लोग अकाल कवलित हो गए, मगर कोल्हापुर में पढ़ने वाले ने आगे पढ़ना रोककर जिज्ञासा को चरम पर पहुंचा दिया। जिज्ञासा को चरम पर पहुंचा दिया। कोल्हापुर में एक भी नहीं। आपने अकाल से लड़ने में अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। बीजापुरकर तक को इस बार की प्रशंसा करनी पड़ी। रे का भूत शांत हुआ।
पर पाव रोटी के कांच के टुकड़े अभी भी चुभ रहे थे आंखों में। शिवाजी क्लब, शिवाजी क्लब की एक अलग कहानी है जो शिवाजी के नाम पर शुरू हुआ था, बाद में उससे खुद शाहू जी महाराज का विरोध हुआ, क्योंकि वो जो उनका समतावादी दृष्टिकोण था उसके खिलाफ काम कर रहा था। फिर आगे एक सीन है, ये जो घुमंतु जनजातियां थी और कुछ आपराधिक घोषित जनजातियां, उनके साथ राजा ने क्या किया, या जो बिल्कुल अस्पृश्य थे, निर्जन चढ़ाई, कच्चा रास्ता और तपती दोपहरी, डैम का काम देखकर लौट रहे थे कि देखा सामने एक कृष्णकाय प्रौढ़ एक 10-12 वर्ष के बच्चे को पीट रहा था। ड्राइवर मुंडे को जीप रोकने को कहा। रुक गई जीप तो बुलाकर पूछा, क्या बात है, क्यों कसाई की तरह मार रहे हो मुलगे को, मतलब लड़के को। सकपका कर खड़ा हो गया प्रौढ़। अभिवादन करते पूछा, महाराज आप? यह मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। महाराज हम मरे डांगरों का चमड़ा उतारते पकाते हैं, इतना बड़ा हो गया इसे शऊर ना आया, नाश कर दिया चमड़े का, अब इसका कोई 1 रुपया भी ना देगा। वो पैसे मुझसे ले लो, बच्चा ही तो है बेचारा, और जरा इसे छांव में ले जाओ। यह काम छांव में नहीं होता महाराज, इसे सबसे कड़ी और तीखी धूप चाहिए। तुम्हारा मुलगा है? जी। पढ़ने जाता है? पढ़ने जाएगा तो काम कौन करेगा? तो क्या तुम चाहते हो तुम्हारा मुलगा भी तुम्हारी तरह यही करता रहे? और क्या कर सकता है? प्रौढ़ पिता के स्वर में गहरी हताशा थी। इस हताशा के दलदल में फंसी जीप रुकी पड़ी थी। खाल उकेरी गई गाय का बड़ा सा लाल लोथड़ा पड़ा था सामने। कुछ नंग धड़ंग बच्चे स्त्री पुरुष के धूप में चिक चिक करते काले बदन उस लोथड़े को काट काट कर ले जाने को जुटे पड़े थे। जीप देखकर उनके काम रुक पड़े थे। अवांछित तत्व की तरह आगे बढ़ गई जीप। तपती मरीधार के मृत्युभोज का यह विभत्स उत्सव धूप में कांप रहा था। फिर वह थरथराहट अंदर समा गई। मुंडे ने इस थरथराहट को महसूस किया। इनके बारे में जितना सोचता हूं उतना ही दुखी हो जाता हूं। समाज के सबसे जरूरी सफाई का काम करने वाले ये, और पीढ़ी दर पीढ़ी सबकी गाली प्रताड़ना और घृणा सहने वाले ये, पेशवाओं के काल में अभी कुछ वर्षों तक पीठ पीछे लटकती झाड़ू, सामने गले में लटकता कटोरा, ताकि जहां से गुजरे अपने से अपवित्र बनाई हुई जगह को साफ करते चले। थूके तो कटोरे में, इनकी परछाई भी न छू जाए सो दोपहर को चलें या शाम को, पानी तक छूने का अधिकार नहीं। इतनी बंदिश तो जानवरों और कीड़ों मकोड़ों तक पर नहीं है। नाहक दुखी हो रहे महाराज, मुंडे ने कहा। अरे ये हमसे आपसे ज्यादा सुखी हैं। इन्हें जागीर मिलती थी, उस मरी गाय या भैंस का मांस पूरा परिवार और गांव कुटुंब कई दिनों तक खाएंगे। चमड़े से जूते चप्पल और मोट कमाई ही कमाई। तुम अपनी जिंदगी इनसे बदल लोगे? मन में कुछ खौल रहा है, कुछ निहायत अप्रिय सा। जाति जाति बांटते और पांत पांत अलगाते चलो तो भी रामू जैसे लोगों की बारी नहीं आ पाती। सो वे विमुक्त जातियां हैं। अकेले वही नहीं, सभी घुमंतु जातियां आदिम और अस्पृश्य मानी गई। मानुष की बिरादरी से खारिज, उनका न घर न द्वार न ठाव न ठिकाना। परित्यक्त मवेशी से जंगलों पहाड़ों खोहों कंदराओं में जहां सिंह समाई हो लिए। हैरानी की बात यह है कि जाति यहां भी परछाई सी चिपकी चली आई। बंजारा संगतरास, राजपूत भामटा, कंजर भाट, मांग, मदारी, बहेलिया, छप्परबंद, वडर, कोरवी, काटबू, कूची कोरवी, ऐसी और भी कई। इन घुमंतु लोगों को जो चाहे अपने लिए इस्तेमाल कर ले। रजवाड़ों ने सन 1857 में इन्हें अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। 1871 में इन्हें विशेष बंदोबस्त के तहत गुनाहगार जमात कायदा एक्ट के अधीन लाया गया। इन्हें भेड़ बकरियों रेहड़ों की तरह घेर कर अनुशासनात्मक कार्रवाइयां चली। निकटस्थ गांवों में कहीं कहीं मुक्त बस्ती बना दी गई। फिर भी थानों में दिन में 3-3 बार हाजिरी देनी पड़ती है। देश ठगों पिंडारियों के अधीन है। आम जन कहीं भी सुरक्षित नहीं है।
ब्रिटिश सरकार उन्हीं ठगों पिंडारियों की सूची में इन्हें भी डाल देती है। शरीर से चिमड़ मजबूत, नाना प्रकार का हुनर था इन बहिष्कृत और विमुक्त जातियों के पास। हाय रे मेरे देश के अभागों, ऊंची जात वालों ने तुम्हारी कदर न की। ये पिंजरा बना सकते हैं, जानवरों की सींग की कंघी बना सकते हैं, रस्सी बुन सकते हैं, छप्पर छा सकते हैं, तनिक ठमके फिर जोड़ा, जबकि इनका खुद का कोई घर द्वार नहीं है। जंगलों पहाड़ों की कंदराओं के खुले में कहीं भी रात काट ली। उसके बाद वो ऐसे लोगों को महल में अपने यहाँ नौकरी देते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि देश आज नहीं तो कल आज़ाद हो ही जाएगा, मगर जातीय भेदभाव और पाखंडों से इसे कब मुक्ति मिलेगी? ऐसी आज़ादी मिली तो क्या और न मिली तो क्या। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। साहू महाराज ने जब आरक्षण लागू किया तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो वो कैसे उनको आरक्षण से जो अधिकार मिलेगा उसको हासिल कर पाएंगे। तो पूरा उस इलाके में ढेरों बोर्डिंग स्कूल उन्होंने खोले। और वही नहीं, ये जो दृश्य है 22वां इसका, गांव-गांव में स्कूल, विशेषकर कन्या पाठशालाएं खोलना अनिवार्य है। केसरी तक ने साहू जी के इस अभियान पर शाबाशी दी। केसरी अखबार जो था, साले साहब ने कहा है पत्थर पर दूब उगी है, वह दूब और हरी नहीं रह पाएगी। क्यों? 9 जुलाई से सभी देवस्थानों मठों की संपत्ति दरबार की हो जाएगी, यह हुक्म जारी हो रहा है। अरे यह क्या कर रहे हैं आप? सभी धर्माधिकारी आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे। जनता की कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन कहां से लाऊं? विद्रोह सुलगे नहीं सो अगले परिपत्र में छात्र और अध्यापकों का किसी भी राजनीतिक सभा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। अखबारों ने लिखा, साहू जी ने कठोरता में ब्रिटिश सरकार को भी पीछे छोड़ दिया। 565 रियासतों में अकेले कोल्हापुर के साहू महाराज के सिर में दर्द होता है। वह एक युद्ध था, इस युद्ध में उनके साथ कोई न था। उस युद्ध ने साहू जी को जर्जर बना दिया। अब वे खुले चबूतरे पर खाट पर बैठे रहते, वहीं से लोग अपनी अपनी बातें निवेदित करते। शुरू शुरू में भूचाल ही आ गया था। शोर था कि मंदिरों की जमीन छीन कर पाठशालाओं को दी जाएंगी। साहू जी कहते हैं कि शिक्षालय से बड़ा कोई देवालय नहीं होता। मंदिर में समाहूत इस सभा में कुल 30 आदमी थे, चोटीदारी भी गैर चोटीधारी भी। सभी के अंदर एक सी बौखलाहट थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मुगलों के राज में भी, अंग्रेजों के राज में भी। अजी हम तो शुरू से ही कह रहे थे यह राजा अधर्मी है। तिलक महाराज जेल से छूट कर आ गए हो तो उनसे कहा जाए। किसी ने भन्न से कहा पर उत्तेजना में कुछ सुना न जा सका। साहू शुरू से ही ब्राह्मणों को की रोजी रोटी जमीन जायदाद छीनने पर तुला है। मंदिरों की जायदाद छीनने का मतलब है ब्राह्मणों के पेट पर लात मारना। तभी बोलने वालों को याद आया कि यहाँ ब्राह्मण और ब्राह्मण दोनों हैं। सो बोला, मंदिर तो सबके होते हैं, क्या ब्राह्मण क्या गैर। अपनी सकार बाई की 30 को क्यों नहीं दे देते? चलो चलकर पूछते हैं। उसके बाद ये लोग गए साहू जी महाराज से मिलने। साहू जी महाराज नहीं माने। वो सारे जो उस तरह के धर्मस्थल देवालय वगैरह थे उनको उसकी व्यवस्था उन्हें करनी पड़ी। और जो एक लिस्ट है जो बोर्डिंग स्कूल उन्होंने खोला था, वो सिर्फ सूचना के लिए, 1901 में विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग, 1901 में दिगंबर जैन बोर्डिंग, 1906 में मुस्लिम बोर्डिंग, 1907 में लिंगायत बोर्डिंग, 1908 में मिस क्लार्क हॉस्टल, 1911 में नामदेव बोर्डिंग, 1912 में कायस्थ प्रभु बिल्डिंग, 1912 में पांचाल ब्राह्मण, 1912 में गौड़ सारस्वत, 1915 में इंडियन क्रिश्चियन, 1916 में देवज्ञ बोर्डिंग। अब उसमें भी काफ़ी जटिलता है। अगर इस उपन्यास को कोई पढ़े तो जातियां भी एक दूसरे के साथ जो उनके अंतर्विरोध होते हैं उससे कैसे राजा निपटते हैं वो इसमें देखने लायक है। और एक जो मशहूर जिस पर म्यूरल भी बना हुआ है वहाँ,
वो दृश्य है कि अपने विचारों को लागू करने के लिए उन्होंने क्या किया। वह दृश्य देखिए, गर्मियों की जलती दोपहरी और बावड़ा का अहाता। घोड़े वाले गंगाराम महार ने दोपहर को घर से लाई भाकरी की पोटली खोल दी। भाकरी के पेट में जाते ही प्यास का एहसास। इधर उधर देखा, पानी कहाँ मिलेगा, कोई दिख ही नहीं रहा है जिससे मांगा जाए। नजर दौड़ाई, दूर हौज में पानी झलक रहा था। प्यास खींच रही है, डर रोक रहा है, कहीं कोई देख ले तो। प्यास तर्क देती है, इस वीरान दोपहरी में कौन देखेगा। पांव बढ़ते गए, दोनों हाथों की अंगुरी बना ली और हौज से पानी निकाल निकाल पीने लगा। अरे क्या कर रहा है, एक कड़कदार आवाज के साथ दैत्य की तरफ प्रकट होता है संतराम। महार होकर छू दिया, गंदा कर दिया सारा पानी। ठहर साले तेरी माँ की। एक से बढ़कर एक फौश गालियां। अरे बाप रे, गालियां ही नहीं, पीठ पर अंगार की लहर से क्या चाबुक की सटकार। दर्द से बिलबिला उठा गंगाराम। दुहाई सिपाही जी दुहाई। बावड़ा का हाथा खौल उठा। दरबार के नौकर जाकर दौड़ पड़े। क्या हुआ संतराम, क्यों मार रहे हो उस बेचारे को। इस साले ने मेरा साफा चुराया है। शाहू जी के राज में छुआछूत दंडनीय अपराध है, सो संतराम को चट साफा चुराने का बहाना गढ़ना पड़ा। नहीं सिपाही जी, मैं क्या जानूं आपके साफे के बारे में, मैंने तो देखा तक नहीं। क्या संतराम, कोई टोकता है। साफा ही नहीं, इसने मेरे पैसे भी चुराए हैं। कसम ले लो महालक्ष्मी की। गंगाराम भोकार मारकर रो पड़ता है। फिर एक सटकार चाबुक की। मैं जो देवी की कसम कहता है, हौज का सारा पानी गंदा कर डाला, साफा चुरा लिया, पैसे चुरा लिए। सटाक सटाक। और उधर फिर वही कातर गुहार। अरे आई हाय रे देवा, मर जाऊंगा सिपाही जी, मैंने पानी जरूर पिया, प्यास लगी थी, लेकिन पैसा और साफा नहीं। पिटता रहा गंगाराम। खदेड़ खदेड़ कर चाबुक सटकारता रहा संतराम। तार तार होते रहे बदन के कपड़े, उधड़ते रहे पीठ के कंधे के चमड़े। देखते रहे मांग, देखते रहे महार, देखते रहे मराठे। यह संतराम तो जुआ खेल रहा था, कोई कहता है। तो क्या कोई उसका साफा और पैसा चुरा लेगा। कुछ जुआरी और आ जुटे, वे भी शामिल हो गए गंगाराम को पीटने के इस नेक काम में। तब तक पुलिस प्रमुख फर्नांडिस और महस्कर दारोगा आ पहुंचे। अरे गुनाह किया है तो कबूल कर लेना। साहब, जो किया नहीं है उसे कैसे कबूल कर लूं, कल को जाति बिरादरी वाले निकाल देंगे। ऐसे तो तू मर जाएगा गंगाराम। आपके सामने यह सब हो रहा है, मर जाऊं तो महाराज से सच सच कह दीजिएगा कि आपके निर्दोष गंगाराम। कहते कहते गिर पड़ा गंगाराम। महाराज का नाम लेते ही संतराम और उसके साथियों के हाथ थम गए। गंगाराम बाई की झोंक में उठा और बहकते कदमों से चल पड़ा सोनतली। सहानुभूति में उसके साथ कुछ और महार तथा मांग हो लिए। शाम तक दिल्ली से लौट आए शाहू जी। दूर से ही देखा एक छोटी सी भीड़। कौन गंगाराम, क्या बात है। अरे तुम्हारे तो कपड़े भी फटे हैं, देह भी खून से रंगी हुई है। शाहू जी ने पूछा। फफक फफक कर रो पड़ा गंगाराम। आंसुओं और दर्द में डूबी थी उसकी आप बीती दास्तान। महाराज इंसाफ कीजिए। शाहू जी की कोमल भावप्रवण मुद्रा तन गई। गहरे क्षोभ और क्रोध में लाल हो गई आंखें। जाति, हाय रे जाति की कुटिलता। संतराम और उसकी जुआ मंडली को लेकर आ गए महस्कर दारोगा। शाहू जी ने चाबुक उठाई और लगे चीथने संतराम और उसके साथियों को। सटाक सटाक। जो दुर्दशा गंगाराम की हुई थी वही संतराम और उसके साथियों की होने लगी। गंगाराम का कसूर था कि वह महार था और संतराम और उसके प्रभुता दर्प से चूर साथी मराठे। उन्हें लगा उनका मराठा होना एक कवच की तरह उन्हें शाहू जी द्वारा किसी भी संभावित दंड से बचा लेगा। शाहू जी रुके नहीं, गंगाराम के पास आए, पीठ पर हाथ रखा, ममता का स्पर्श। पर यह क्या कह रहे हैं गंगाराम, आज से मैंने तुम्हें सेवा मुक्त किया। खाट पर जा भर आए, मुंह फेर लिया जैसे नहीं मिला पा रहे हो भरी भरी सी नजर। तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, अपराधी हूं तुम्हारा। चले जाओ, ये पैसे रखो, कोई धंधा कर लेना। गंगाराम ने झुककर प्रणाम किया, होठ कांपे। कुछ कहना चाहा, हाथ उठाकर रोक दिया शाहू जी ने। कहता भी तो क्या कहता। लौटते हुए सोच रहा था गंगाराम,
इसी से जुड़ा हुआ दृश्य है। कुछ ही दिनों बाद शाहू जी अपनी बग्घी से कहीं जा रहे थे, साथ में 10 एक कर्मचारी भी थे। भावी योजनाओं पर बातें चल रही थी कि अचानक सड़क के उस पार देखकर चौंके। हाथ जोड़े गंगाराम कांबले खड़ा था। पीछे शायद चाय की कोई दुकान थी। रुक गए सारे वाहन। शाहू जी ने रथ पर से ही कहा, गंगाराम कांबले। जी हुक्म हुजूर। झुककर प्रणाम करते हुए कदम कदम आगे आता है गंगाराम। तुमने उस दिन हौज का पानी भ्रष्ट कर दिया था, अब चाय पिला पिला कर ऊंची जाति वालों को भ्रष्ट कर रहे हो। बोर्ड भी नहीं लगाया कि लोग सतर्क हो जाए। मेरी चाय आज भी कोई ऊंची जाति वाला नहीं पीता महाराज। सब जानते हैं कि मैं गंगाराम कांबले हूं। ऐसा ठीक है, 10-12 कप चाय बनाकर रखो, हम आते हैं। आधे घंटे बाद काफिला फिर लौटता है। शाहू जी बाजारू ग्राहक से चिखते हैं, गंगाराम चाय। ये रही आपकी चाय महाराज। साफ सुथरे कुल्हड़ों में गरम गरम भाप फेंकती चाय। दे दो, सबको दे दो। अरे बाप, महार के हाथ की चाय न पी जा सकती है न फेंकी जा सकती है। फिर भी महाराज का हुक्म है, जहर की तरह सुड़की जा रही है। कईयों ने आती हुई उपकाई को जब्त किया। लीजिए महाराज, कुछ कह रहे हैं। आज से दरबार के सारे कर्मचारी और अफसर गंगाराम कांबले की ही दुकान से चाय पियेंगे। क्यों गंगाराम, पिलाओगे ना? जो हुक्म महाराज। पैसे थमाकर चली गई महाराज की बग्घी। 10 दिन के बाद बग्घी फिर रुकती है। हाथ जोड़े दौड़ पड़ता है गंगाराम। महाराज चाय बनाऊं? नहीं, कहकर ठमक गए महाराज। आज हम तुमसे कुछ लेने नहीं देने आए हैं, ये लो। कोई मशीन जैसी चीज थमा रहे हैं महाराज। देखते देखते अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई है। यह क्या है महाराज? सोडा मशीन, तुम्हारे हाथ का चाय पानी पचाने के लिए। और इस घटना पे म्यूरल वहाँ एक बना हुआ है। फिर विवाहों के संबंध में, अंतर्जातीय विवाह के संबंध में जो ये है, बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक और दृश्य है। वह कोई उदास सुबह थी। बहुत दिनों के बाद बाहर निकले। मन नहीं लगा तो लौट आए। शोक की छाया में उस दिन अपने काउंसिल के सदस्यों से भी मिले। सिर झुकाए सबके सब खड़े रहे। फाइलों को देखा, देर तक देखते रहे। सोनतली आकर जगत गुरु को विस्तार से लिखा। यह बहुत ही तरस खाने वाली बात है कि ब्राह्मण मराठा ब्यूरोक्रेसी हमारे ही देश के भाइयों को कुत्ते बिल्ली से भी बदतर समझती है। स्वामी जी मनुष्य को मनुष्य साबित करने की कोशिश करें। इधर उधर दिमाग दौड़ाया तो एक जगह टिप टिप सा कुछ टिस रहा था। अंतर्जातीय विवाह का कायदा 1918 के प्रारंभ में ही अपनी काउंसिल से पारित करा लिया था उन्होंने। हिंदू जैन विवाह भी चल निकला था, पर उसका असर राजधानी दिल्ली तक में इतनी जल्दी होने लगेगा, इसका अनुमान न था। ब्रिटिश सरकार की ओर से विट्ठल भाई पटेल ने 5 सितंबर को केंद्रीय विधिमंडल से अंतर्जातीय विवाह कानून पारित किए जाने का उल्लेख सम्मान और आग्रह से किया था। पटेल साहब ने शाहू जी का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह शाहू जी ने अपने रियासत में इसे सफलतापूर्वक लागू किया है। सदस्य जिस सामाजिक न्याय, समता, जाति उच्छेद की बातें हाँकते नहीं थकते थे, जब कदम उठाने की बात आई तो बगले झांकने लगे। दूसरी तरफ 24 सितंबर 1918 को इंग्लैंड जाने के पूर्व 17 सितंबर के केसरी में तिलक का भर्त्सनाकारी अग्रलेख आया, हिंदू हिंदू चे शंकर विवाह, जिसमें विट्ठल भाई पटेल का तीव्र विरोध किया गया था। मोतीलाल नेहरू सीढ़ियों से उतर रहे थे कि किसी जल्दबाज व्यक्ति ने एक मासूम सा सवाल किया, पंडित जी स्वराज कब आएगा? प्रत्युत्पन्न मत्ती मोतीलाल नेहरू अचकचा कर ठमक गए और फिर बोले, आज जातिवाद खत्म कर दो, कल आ जाएगा। शाहू जी आसान्वित हो उठते। प्रायः सवर्ण बिल के पक्ष में थे और सवर्ण विरोध में। मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ अपवाद भी थे।
ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं, पर ऊंट को जिस करवट बैठना था बैठा वह उसी करवट। पटेल बिल फिर गिर गया। मुंह से जाति प्रथा का विरोध करने वाले तमाम नेताओं की पोल खुल गई। कोई भी अपनी जाति क्रम के सिंहासन से नीचे नहीं उतरना चाहता था। अलबत्ता अंदर ही अंदर एक शाश्वत दबी इच्छा जरूर थी कि किसी भी जाति से औरत लेने की उन्हें छूट हो, मगर देने के नाम पर नानी मरती थी। चीज़ें जहाँ तक ले आई थीं लौट कर फिर वहीं पहुँच गई। इसी से जुड़ा हुआ एकदम छोटा सा एक प्रसंग है। अंतर्जातीय विवाह के प्रसंग में इंदौर महाराज होलकर से पत्रों के माध्यम से अक्सर बातें होती ही रहती। जनता के मनोविज्ञान को समझिए। गरीब और निर्धन अंतर्जातीय विवाह करेंगे तो उसका वैसा अनुकरण ना होगा। मेरे आपके जैसे सामर्थ्यवान या ऊपरी तबके करेंगे तो अनुकरण होगा। मद्रास में किसी ब्राह्मण लड़की से अब्राह्मण युवक ने शादी रचा ली थी। चारों ओर ब्राह्मणी फणों की फुटकारें थी, मगर साहू जी गदगद। कहा, शादियां ऐसी ही होनी चाहिए, एक जाति से दूसरी जाति की, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण। आपकी जाति? रानी ने पूछा। मैं? साहू जी ने पगड़ी को उतार कर टेबल पर रख दिया। मैं तो जाति विहीन हूं, मेरी सींग पूछ कट गई है और मैं चाहता हूं कि सभी की कट जाए, सभी जाति विहीन हो जाए। अभी की देख लो, इंग्लैंड और भारत एक दूजे से कितनी दूरी बरतते हैं। मेरे गुरु फ्रेजर साहब इतने उदार और प्रगतिशील ख्यालों के, पर रोटी का संबंध शिकार पर होते तो अलग दस्तरखान लगता, कहीं हमारा हिंदुत्व भ्रष्ट न हो जाए। अगर दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं तो कहाँ पनाह मांगेगी फिरेगी नफरत। फिर वो विधवा विवाह, पति की संपत्ति में विधवा और प्रत्यक्षता अधिकार, अवैध संततियों का संपत्ति में अधिकार, विरासत, तलाक, ढेरों अधिकारों के लिए वो संघर्ष करते हैं और कानून बनाते हैं उसके लिए। और नीचे किसानों के ये में भी जो जाति भेद था उसको भी कम करने के लिए एक हाजिरी प्रथा होती थी, उसको उसके खिलाफ कानून बनाया और अधिकार दिया। जो दलित, वंचित, अस्पृश्य मजदूर थे, बेगार थे, उन लोगों को एक जगह उसी में दृश्य है। एक कच्ची पक्की दाढ़ी के कलूटे प्रौढ़ ने कहा, उसके काले चेहरे में उसकी उजली आंखें डरा रही थीं, हमारी परछाई तक से घृणा करते हैं। राजा कहते हैं कि तुमने गंगाराम कांबले को देखा? देखा? एक गंगाराम कांबले को बचा लोगे, अभी तो लाखों गंगाराम हैं। राजा कहते हैं एक गंगाराम नहीं, लाखों गंगाराम पैदा होंगे, सब्र करो। अगले साल ढूंढ ढूंढ कर कुछ और महार मतंग निकाले गए। जो कुछ भी पढ़े लिखे थे उन्हें क्लर्क के रूप में बहाल किया गया। कुछ जगहों से रिपोर्ट आई कि लोग भेदभाव बरतते हैं। राजकीय फरमान जारी हुआ, जो भी अस्पृश्यों या किसी के प्रति भेदभाव बरतते हुए पाया जाएगा उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, चाहे वह नर्से ही क्यों ना हो। और इस समय हम लोग सांप्रदायिक भेदभाव और दलितों के प्रति भेदभाव की घटनाएं सुनते ही रहते हैं। अभी भी फरमान की एक प्रति हुजूर दरबार को भी गई थी, मगर वह गुम हो गई, हुई नहीं, कर दी गई। एक से बढ़कर एक कुटिल कुचाली लोग भरे पड़े थे, न सिर्फ ब्राह्मणों में बल्कि मराठों या अन्य अब्राह्मणों में भी। फरमान की दूसरी प्रति भेजी गई, उसी के साथ तीसरा फरमान भी। ऐसे सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अस्पृश्यों जैसा सम्मान दे। म्यूनिसिपैलिटी के विभागीय हेड्स को फरमान की प्रति भेज दी गई। पिछले अनुभवों को देखकर इस बार म्यूनिसिपैलिटी का पुनर्गठन कर एक चमार जाति के युवक को उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया। कुछ अन्य फरमान थे। धर्मशालाओं, अस्पतालों, पानी के नलकों, कुएं, तालाब और स्कूलों से अस्पृश्यता कानूनन समाप्त की जा रही है। सरकारी बंगलों और सोनतली में अस्पृश्यों को निःशुल्क रखने की सुविधा मिलेगी रहने की। अस्पृश्यों के लिए अलग कोई स्कूल नहीं होगा।
वकीलों की अगली नियुक्ति में अस्पृश्यों को वरीयता दी जाएगी। ये कानून वो बनाते हैं। फिर जो मीडिया है उस पर तिलक और उनके अनुयायियों का काफ़ी कब्जा है। राजा जा कर के अम्बेडकर उसी समय लंदन से लौटते हैं तो उनसे जा कर के मिलते हैं और वो मूक नायक अखबार है उसको निकालने के लिए उनकी मदद करते हैं। मदद वो तो गांधी जी की भी करते हैं। अफ्रीका में जब वो आंदोलन कर रहे हैं तब रमाबाई पंडिता की भी करते हैं। और इसमें वैसे मैंने बहुत सारे प्रसंगों की चर्चा नहीं की है। एक लगातार जो संस्कृति के धरातल पे, धार्मिक संस्कारों के धरातल पे जो भेदभाव और उसमें यौन शोषण से संबंधित भी चीज़ें जो मौजूद हैं उसका लगातार राजा विरोध करते हैं और उसके जरिए उपन्यासकार ने कहिए तो विरोध किया है। थोड़ा एक चर्चा, अभी 15 मिनट समय है। इसमें कई तरह की धाराओं का मैंने कहा कि वहाँ जमावड़ा है, सत्यशोधक भी हैं। तो वैसे ही एक पद्मनाभ को आक्रमणित जैसी खुशी मिली सो विट्ठल को बताए बिना चैन कहाँ। आज एक पत्रिका में चंद बातें पढ़कर दुविधा में पड़ गया। विट्ठल ने पूछा ऐसा क्या पढ़ लिया? राधा भागवत पुराण में नहीं है तो आई कब? कौन ले आया? विट्ठल ने संदेह की नजरों से घूरा पद्मनाभ को। यह राधा कब तुम्हारे मन मंदिर में नाचने लगी? कहीं तुम चुपके चुपके ऐसी वैसी जगहों तो नहीं जाने लगे हो इन दिनों? अरे नहीं भाई, मैं कोई नारायण पंडित नहीं। यह नारायण पंडित वही है जो कि वेदोक्त संस्कार से वेदोक्त जो कर्मकांड है उसके हिसाब से शाहू जी महाराज के लिए वो संस्कार करवाने से मना कर दिया था और खुद वो बहुत सा अनैतिक जीवन जीते थे। वो हुआ ऐसा कि शाहू जी उस दिन बता रहे थे कि पुरोहितों की दमित यौन लिप्सा इतने प्रपंचों पर भी न तृप्त हुई तो एक प्रपंच और कर डाला। देवी देवताओं ने उसे आरोपित कर दिया, जैसे शिव पार्वती या अन्य उससे भी मन न भरा तो राधा को उतार ले मंच पर। मैं तभी से सोचता रहा कि यह राधा पहले अवतरित कब हुई, कहाँ? भागवत पुराण में तो नहीं है, महाभारत में तो नहीं है, आखिर कहाँ? तो क्या आविष्कार किया आपने? पता चला कि वो सर्वप्रथम ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखी गई। तो आचार्य पद्मनाभ आपको इस आविष्कार के लिए आज फिर जली खिचड़ी का नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। ये दोनों एक झोपड़ी में रहते हैं। कोई बात नहीं, अब आगे की कथा सुनो माँ दुर्गा की। इसी तरह दुर्गा पूजा का उत्सव पहले नहीं होता था। पहली बार बंगाल के राजा कृष्णदेव राय ने यह उत्सव क्लाइव के स्वागत में किया। अच्छा, गीता चतुर्वर्ण मया सृष्टम कहती है, अर्थात जाति प्रथा ईश्वर द्वारा सृजित है। यार, यह गीता तो महाभारत का ही अंश है। वह ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग वाली यानी हद की 2000 वर्ष की। इसी तरह पुणे की एक सभा में शंकराचार्य ने घोषणा की थी कि महिलाओं और शूद्रों का तिरस्कार किया जाना चाहिए क्योंकि गीता के हिसाब से वह पाप योनि है, अर्थात पाप से जन्मे। मर्म बुझो। एक बात समझ में नहीं आती, गोवध की पाबंदी पर ही हिंदू जोर देते हैं, उसे माता मानते हैं, फिर भैंस बकरी भेड़ ऊंट क्यों नहीं? क्या मालूम? अरे इसलिए कि गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करते हैं, गाय के अंग प्रत्यंग में देवता है। और एक विचित्र बात किसी आजीवक संघ से आई है, वो तुम्हारे कौत्स, मखली घोषाल और केश कांबली वाले। शायद क्या कहा है कि भगवान से यदि न्याय मिलता है तो न्यायालय नहीं होते, और सरस्वती से यदि विद्या मिलती तो विद्यालय नहीं होते। अभी सुनो, तिलकपंथी अपने लिए तो स्वराज मांग रहे हैं मगर दूसरों को स्वराज देना नहीं चाहते हैं। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं पहले हम पर से गुलामी का जुआ उतारो, फिर साम्राज्यवादी जुए की बात करो। रुको, यही बात विवेकानंद भी कहते हैं। वे तुम्हें कहाँ मिल गए? अरे 19 नवंबर 1894 के अखबार में उनका एक पत्र है, न्यूयॉर्क से पत्र छपा है अखबार में।
मद्रास में आला सिंह पेरुमल को लिखा है, हमारे कुछ युवक ब्रिटिश से आज़ादी के लिए मीटिंग करते हैं। वे जो दूसरों की आज़ादी नहीं चाहते, उन्हें खुद आज़ादी पाने का क्या अधिकार है? कल्पना करो, अंग्रेजों ने तुम्हें अधिकार दे दिया। अधिकार पाकर तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे और शक्तिशाली होकर तुम गरीबों पर पहले से ज़्यादा अत्याचार करने लगोगे। मुझे अचानक वो प्रेमचंद के उपन्यास गबन के देवी दिन बहुत ही अविस्मरणीय पात्र है, उनका संवाद याद आ जाता है। कई जगह प्रेमचंद की कुछ कहानियों की याद आती है। फिर अंतिम 2 दृश्य हैं छोटे। आपके और फूले महाराज की तरह अम्बेडकर भी कहने लगे हैं कि जाति प्रथा समाप्त किए बगैर होम रूल का कोई अर्थ नहीं। दत्तोबा पवार ने कहा। बात होम रूल पर चल रही थी। शाहू जी चुप रहे तो दत्तोबा को संदेह हुआ। अम्बेडकर को तो आप जानते ही होंगे। अरे तुम्ही ने परिचय कराया था ना, वही अम्बेडकर ने जिनके घर के नीचे गाड़ी खड़ी कर मैं उन्हें नीचे आने के लिए पुकारता रहता हूँ। वही तेजस्वी महार युवक जो जगह जगह जाति का जहर पीते हुए विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त कर बंबई लौट आया है और कहता है जाति को खत्म किए बिना होम रूल क्या किसी भी रूल का कोई अर्थ नहीं। अंबेडकर की कथा खुली तो खुलती ही चली गई। गायकवाड़ जी द्वारा वजीफा पाकर लंदन जाना, पग पग पर अवरोध, होम रूल के लिए कांग्रेस ने उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए पर वे टस से मस नहीं हुए। क्यों होता? शाहू जी ने कहा, वह इन जातिवादियों की नस नस को पहचानता है। जहर पीकर ही कोई मृत्युंजय होता है। मेरे आराध्य शिव भी बिस्पाई नीलकंठ थे। इसके बाद शाहू जी मूक नायक में प्रकाशित अंबेडकर की एक टिप्पणी को उसमें कोट करते हैं। डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बोस ने पूरे विश्व को अपनी इस खोज से चकित कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है, वे भी हमारी तरह संवेदित होते हैं। अंग्रेजों की श्रेष्ठता का गुरूर इस खोज से पंचर हो गया, ध्वस्त हो गए शिखर कंगूरे और भारत के भूदेवों की सर्वोच्चता और विशिष्टता के अहंकार। पर ये गर्वांध तथाकथित भूदेव अब भी यह नहीं मानते हैं कि हम अस्पृश्य कुत्ते बिल्ली से भी अधम हैं। हमें संताप नहीं होता, नहीं संवेदना। यह मानने के लिए चौड़ी छाती और फौलाद का जिगरा होना चाहिए जो कि एक सच्चे क्षत्रिय के पास होता है। इस तरह क्षत्रिय वंश के सच्चे अवतंस हैं छत्रपति शाहू महाराज। अपनी महान आत्मा की रोशनी से तथाकथित ऊंची जाति वालों ने जिन वंचितों को सदियों तक निर्जीव और अस्पृश्य बनाए रखा था, उनको आत्मसम्मान से रोशन कर दिया है। सह नहीं पाए यह सब ब्राह्मण लोग, उन्होंने गालियां बकनी शुरू की, तरह तरह के प्रहार किए। इस तरह विश्वमन विद्या विलास ने किया है जिसने उन्हें महत्वहीन बना दिया है। अन्य धर्म मतावलंबी होते हुए ब्रिटिश सरकार ने कभी भी हमारे सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि छत्रपति शाहू जी महाराज जो स्वयं आर्य मराठा थे ने सदियों पुरानी मान्यताओं और लोक आस्था की परवाह किए बगैर अपनी ताकत के बूते समाज में संघर्ष पैदा करने की कोशिश की। वे अपने कुचेष्टा में कभी सफल नहीं होंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारी पारंपरिक जाति प्रथा को नहीं तोड़ सकती। बेहतर होगा यदि महाराज इन विवादों से दूर रहें और लोगों को अपने बारे में तय करने दें। उपन्यास में कई जगह है, एक आध जगह यह है कि उन पर हमले भी किए गए और जो अब उसमें यह है कि दूसरी ओर से भी सचेत थे, जिनके लिए आंदोलन कर रहे थे, जिनके अधिकारों के लिए कानून बना रहे थे, उधर से भी सचेत थे उनकी गड़बड़ियों को लेकर भी। 15 अप्रैल 1920 नासिक में उदाजी मराठा छात्रावास से शिलान्यास के अवसर पर बोलते हुए शाहू जी ने किंचित उभरती जातीयता को सूंघ कर उन्हें सावधान किया। जातीय सम्मेलनों को जाति व्यवस्था को सुदृढ़ करने नहीं, उसके खात्मे का साधन मानना चाहिए। जातिगत शत्रुताओं ने इस देश को कितना बड़ा आघात पहुंचाया, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ब्राह्मणों ने छत्रपति शिव जैसे वीर पुरुष और मराठी योद्धाओं को शूद्र माना।
देश के उज्जवल भविष्य के लिए जाति प्रथा समाप्त होनी ही चाहिए। मैं इसका खुल्लम खुला विरोध करता हूँ। वैसे मैं इस भ्रांति को दूर कर देना चाहता हूँ कि मैं ब्राह्मण जाति के लोगों का विरोधी हूँ। जी नहीं, कतई नहीं। लेकिन चूंकि जाति व्यवस्था के वही जनक हैं, वही पोषक, वही संचालक, अतः वैचारिक मतभेद है, इस कारण ब्राह्मण विरोधी माना जाता हूँ। फिर भी स्पष्ट कर दूं, मैं ब्राह्मणों से द्वेष भी नहीं, प्रेम चाहता हूँ। प्रेम पर मैं गांधी जी, श्रद्धानंद तथा किचलू जी का सम्मान करते हुए भी अकबर को सच्चा महात्मा मानता हूँ। मैं पेशवा शासन के विरुद्ध हूँ। उनके शासनकाल में 26,000 की मुंबई प्रेसिडेंसी से 16,000 में कोई स्कूल न था। महारों मांगों के सामने डब्बा पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। पूछना चाहता हूं क्यों? तिलक संपूर्ण स्वराज की बात करते हैं। जब 90% बाहर हों तो ऐसा स्वराज संपूर्ण हुआ कहां? आश्चर्य, आज सारे ब्राह्मण एक स्वर में तिलक की भाषा बोल रहे हैं। मालवीय जी कहते हैं यदि अम्बेडकर ऐसा कर दें तो वे ऐसा कर देंगे। तिलक कहते हैं यदि अछूत लोग विदेशी शासन से मुक्ति दिला दें तो मैं उनके साथ बैठकर भोजन कर लूंगा। बड़ी कृपा महाराज, बहुत उपकार करोगे, तुम्हारे साथ भोजन कर धन्य हो जाएंगे अछूत। मगर वो क्या है कि तुम इतने महान हो कि देवता भी तुम्हारी पूजा करते हैं, सो तुम उन्हें अपना नहीं बना सकते। आज अगर कोई अंग्रेज हिंदू बन जाए तो वह तुम्हें स्वीकार्य हो जाए, पर ये अछूत हिंदू हैं इसलिए तुम्हें स्वीकार्य नहीं। तुम गोबर खा सकते हो मगर अछूतों का बनाया या छुआ हुआ पवित्र भोजन नहीं। हद है। स्मृतियों के सघन जाल में जुगनू सा फंसा रह रहकर दमकता हुआ दिन 16 अप्रैल 1920 अहमदाबाद में गांधी जी से एक छोटी सी मुलाकात। उसी छोटी सी मुलाकात में दो अजीम शख्सियतों ने एक दूसरे के अंदर तक आंख और झांक लिया। शाहू जी के मन में असीम श्रद्धा थी उस मोहनदास के लिए जो दक्षिण अफ्रीका और अन्य प्रवासी भारतीयों की यातना मुक्ति के लिए लड़ रहा था और अब देश में भी आज़ादी की अलख जगा रहा है। बातें घूम फिर कर पुनः लौट आई थी देश की आज़ादी के आंदोलन स्वराज पर, फिर वहां से छिटकी तो डिप्रेस्ड क्लास पर। शाहू जी ने बताया, यूरोप की अपेक्षा भारत में डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति भिन्न है। बोलने वाले भले ही उन्हें हिंदू कहें, वे हिंदुओं के बाहर के ही माने जाते हैं। गांव के बाहर सबसे गंदी जगह ही उन्हें नसीब होती है। गलीज से गलीज बेगार इनका काम, जिसे आप करना और छूना तो दूर, बोलना भी नहीं पसंद करें। मंदिर तो दूर, न इन्हें गांव के जलाशयों से पानी भरने दिया जाता है, न घरों में घुसने दिया जाता है, न ये दूसरों के कपड़े बर्तन छू सकते हैं, न इनकी छाया। मोहनदास गांधी चुपचाप सुनते रहे। शाहू जी के साथ आया एक अन्य व्यक्ति बता रहा था, उनका एकमात्र जीवनाधार मृत ढोर डांगरों का सड़ा मांस और चमड़ा। एक मुसलमान से अछूत ने कहा, हम भी मुसलमान ही हैं मियाँ, सड़े मुसलमान। मुसलमान ने पूछा, वो कैसे? आप जीवित गाय का मांस खाते हो, हम मरी गाय का। महज 2 पैसे के स्टाम्प के लिए मेरे हलवाहे के बाप को ताल्लुके तक दौड़ाया गया अंग्रेज हाकिम या हिंदुस्तानी क्लर्क द्वारा। वो गिरा और मर गया। उसकी बंद मुट्ठी में स्टाम्प था। दलित प्रसंग खुले तो खुलते ही चले गए। बाहर तक विदा करने आए थे मोहनदास। बोले, आपसे मिलने के पहले भी इस मुद्दे पर सोचता रहा, पर नहीं, आज जैसा नहीं। आज तो लगता है अस्पृश्यता निवारण ही प्रत्येक देशभक्त की वास्तविक अग्नि परीक्षा है। आपने अदम्य नैतिक साहस का परिचय दिया है शाहू जी। अस्पृश्यता गुलामी से भी भयंकर चीज है। ये गांधी जी से मुलाकात का प्रसंग था। और फिर एकदम आखिरी ये में आते हैं, लगातार उनके खिलाफ लोगों ने अभियान चलाया। महारों का राजा, टेढ़ों का राजा कहकर उनको अपमानित किया जाता था। और लेकिन आप देखिए कि इसमें, इस उपन्यास में जब तिलक गुजरते हैं तो वो जो प्रसंग है छोटा सा ही है, लेकिन दोनों को समझने के लिहाज से जरूरी है। भोजन पर बैठे थे शाहू, हाथ से परे ठेल दी थाली, आंखें भर आईं, उठ खड़े हुए। रानी, नौकर, चाकर, परिवारजन सब सकते में। हो क्या गया सहसा? आंखें कसकर बंद कर ली हैं, फिर भी आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूंधे कंठ से गुहार, मेरा महान शत्रु चला गया।
अब किससे लड़ूंगा? इन बहके छोकरों से? तुम्हारा हमारा झगड़ा क्या था लोकमान्य? एक ही मंजिल के राही तो थे हम दोनों। मैं भी यह बात तुम्हें समझा कहाँ पाया लोकमान्य। तुम ब्राह्मणत्व के स्वयंभू शिखर से नीचे उतर ही न पाए। जाति क्या आदमी से बड़ी हो गई? उसी कुलघातिनी ने हम दोनों को मिलने न दिया। उस दिन रायबाग में पूर्व प्रस्तावित शिकार का धरा रह गया कार्यक्रम। मन कहाँ कहाँ भटक रहा था। समाज सुधार आंदोलन कुछ मजबूत नेतृत्व उपायों पर टिके होते हैं। उनके जाते ही उनकी विरासत बिखरने लगती है, पुरानी व्यवस्था फिर से हावी होने लगती है। मर जाने के बाद भी कब्रिस्तानों में ऊंची और नीची जाति की कब्रें दूर दूर हैं। सवर्ण ही अकेले दोषी नहीं, असवर्ण कुछ कम नहीं। एक ही जाति की उपजातियों तक में ऊंच नीच है, छुआछूत है। कम्युनिस्टों ने विदेशी चश्मे से देखा, जाति के हटाते खुद जाति पंख में लिथड़ते चले गए। कभी खड़े होकर घड़ा गढ़ने वाले, बैठ कर गढ़ने वाले कुम्हारों से खुद को बड़ा मानते थे। कभी दो बैलिया तेली खुद को एक बैल वाले से ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे। शादी ब्याह तक में भेद मानते थे। साहू जी का मन मस्तिष्क साफ नहीं हो पा रहा था। आज इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि उदारपंथी विवेकवान ब्राह्मण हारते गए और कट्टरपंथी सनातनी जीतते गए। नामों की लंबी सूची है, गिना कर क्या होगा। लोकमान्य तक अंत वही नहीं रह गए थे जो पहले थे। उस दिन फिर लोकमान्य के शव यात्रा का जिक्र है। उस दिन बंबई में शव यात्रा अराजक हो गई। उन्माद का जुनून, कल तक तिलक को तेलियों तमोलियों का नेता बताने वालों के सुर रातों रात बदल गए हैं। रणबांकुरों ने लिंगायतों के 3 नंदी तोड़ डाले। देश प्रेम और राष्ट्रवाद इंसान को अंधा बना देता है क्या? पर यह कैसा राष्ट्रवाद और कैसा देश प्रेम है जिसमें तिलक और सनातनवादी तो हैं पर लिंगायत और अन्य नहीं है? पता नहीं यह असहिष्णुता और बर्बर उन्माद देश को कहाँ ले जाएगा। सच्चे देशभक्त योद्धा थे तुम लोकमान्य। काश एकांगी न होते, काश तुम्हारी आंखों पर ब्राह्मणवाद ने पट्टी न बांध रखी होती। उसके बाद उनके अंतिम दौर में बीमारी और बहुत सारी निराशाओं का जिक्र है। अंतिम बस वो मैं पढ़ रहा हूँ। सारी रात तड़पते हुए बीती है, सिर फटा जा रहा है। इस समय कुछ सूझ नहीं रहा, न राग न रोष। इस महाजागतिक महाशून्य में समा जाने को प्रस्तुत हो जाओ महायोद्धा। 6:45 बजे प्रातः उठ बैठे। मैं जाने को तैयार हूं, मुझे कोई डर नहीं, सबको सलाम। आधी रात को लाश पहुंची कोल्हापुर। उस अशुभ सूचना के मिलते ही जो हाहाकार मचा था अब एक बार फिर जग उठा। एक एक कर गणमान्य जन इकट्ठे होते गए। राजकुमार राजा राम को स्वयं ही खुद को राजा घोषित करना पड़ा। विप्रगण एकत्र हो रहे हैं। मराठा वैदिक स्कूल के छात्रों को बुला भेजा गया है। अंतिम संस्कार की विधि पर माँ बेटे में मंत्रणा हो रही है। रानी ने निर्णयात्मक स्वर में कहा, एकदम आखिरी पृष्ठ है, मेरा पति सारी जिंदगी जिस उद्देश्य के लिए लड़ता रहा, मैं उसकी इच्छाओं के विरुद्ध कैसे जा सकती हूँ? वह अब्राह्मण रहे, अब्राह्मण ही कूच करेंगे। भला ऐसा भी कहीं होता है? धन प्राणों को मिर्गी आ रही है पर नहीं, हवाओं में कोई ललकार रहा है, संभालो अपने को, क्षत्रिय हो, सच्चे क्षत्रिय बनो। इस तरह चला गया वह कोल्हापुर और देश में उत्पन्न सबसे तेजस्वी, सबसे बलशाली राजाओं में से एक, जिन्हें इस देश के सुदीर्घ शानदार इतिहास ने कभी उत्पन्न किया। फिर वो शिवाजी को याद करते हुए नैरेटर अपनी ओर से लिखता है, उपन्यासकार, उस छत्रपति ने छापामार युद्ध के कौशल से उस विशाल मुगल सेना की दाढ़ों से छीनकर महाराष्ट्र का निर्माण किया। इस छत्रपति ने देश की दकियानूसी से छापामार युद्ध किया और उसे पराभूत कर एक नई हिंदी जाति की नींव डाली, जहां हिंदू नहीं होंगे, मुसलमान नहीं होंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे, दलित नहीं होंगे, क्या औरत क्या मर्द सभी समान होंगे। वहां शत्रु प्रत्यक्ष था, यहाँ गुप्त,
यह उससे भी ज़्यादा धूर्त था, उससे भी ज़्यादा बर्बर, खुद अपने और अपनों के ही मांस मज्जा खून में समाया हुआ, उसे नोच नोच चबाता हुआ अहरह। उस छत्रपति ने ब्राह्मणों की सनद लेकर क्षत्रियत्व अर्जित किया। बाद में खड़ी की गई वह बालू की भीत धसकती रही। इस छत्रपति ने कहा, रखो अपनी संदेह अपने पास, क्षत्रियत्व कोई जाति नहीं, एक अवधारणा है। हर योद्धा क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ, महार चमार समेत ये तमाम योद्धा क्षत्रिय हैं। केसरी तक को उनकी शारीरिक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ी, उन्हें समाज को बदलने वाला कहना पड़ा। अगर वे पहले पैदा हुए होते, ऐसे बीज बोकर जा रहे हो कि वे एक न एक दिन अफवाहेंगे, धरती से शोषण और विषमता का नामो निशान मिट जाएगा। अंदर एक आग सी लिए दौड़ती फिरती हैं ये प्रतिभाएं, आग के बीच ही जलकर धुआं धुआं होती रहती हैं, फिर फिनिक्स की तरह फिर उभरती रहती हैं, इस देश या किसी और देश में, इस भेष या किसी और भेष में। तो कथा अंशों का पाठ हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट गई हैं, लेकिन अब देखिएगा कि जैसा मैंने कहा कि आरक्षण का सवाल भी उनके लिए वो एक बेहतर प्रशासन का सवाल भी है, जिसको जैसे उसे जनतांत्रिक ढंग से वो चलाना चाहते हैं, जहाँ सबको उनके मानवीय अधिकार मिले। और फिर इसमें मैं उन प्रसंगों का जिक्र नहीं कर पाया कि एक बड़ा बांध बनवाते हैं, वो अब भी है, कृषि के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, अपने बच्चों को कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने भेजते हैं, और नए तकनीक और उद्योगों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हैं, चिकित्सा पर ध्यान देते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ लगातार सचेत रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये इन सारी चीज़ों से जो संघर्ष है इस वक्त, जो वैज्ञानिक दृष्टि और जो लोग समता चाहते हैं समाज में, जो बराबरी चाहते हैं, वो उनके लिए ये बहुत ही प्रासंगिक उपन्यास है। आज कोई मेरे कवि मित्र बता रहे थे कि किसी और ने, सोनाली मिश्रा शायद हैं, उन्होंने भी साहू जी महाराज पर उपन्यास लिखा है, वो मुझे पढ़ने को नहीं मिला। लेकिन इस उपन्यास पर मुझे जब बोलना था तो मैं सामग्री की तलाश कर रहा था, ये देखने के लिए कि ये इसकी प्रामाणिकता क्या है, कितना रचनाकार ने अपनी ओर से कल्पना की है और कितने फैक्ट हैं। तो हिंदी में तो बहुत कम चीज़ें नेट पर मौजूद थी। संजोग से एक इनके नाम पर ही बना हुआ कानपुर में यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ एक रिसर्च की कॉपी मुझे मिली, और जिसमें पुरानी तस्वीरें भी हैं, पुराने रेफरेंसेज हैं, और उससे मिलाकर जब मैंने इसको पढ़ा तो लगा कि ये बहुत हद तक, मैंने 85-90% ये बिल्कुल ही ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित उपन्यास है। फिर भी मेरे लिए यही है कि इतने नज़दीक का ये इतिहास है, जबकि हम सब लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए था। और कुछ लोग तो कहते हैं कि अम्बेडकर ने खुद संविधान बनाते समय उनके दिमाग में साहू जी महाराज के कई प्रयोग थे। शाम में आज आप हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि पंकज चतुर्वेदी का लाइव 7 बजे सुनेंगे, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। और यह जो बार बार इस सवाल से दूर करने की कोशिश की जाती है जनता को, और ख़ास करके तरह तरह के नियतिवादी जो विचार हैं, या फिर शासक वर्ग, छुपे हुए शासक वर्ग, यही विचार होते हैं कि सारा श्रेय तो शासक लेता है, लेकिन जो त्रासदी झेल रही है जनता
जितनी गड़बड़ियां हैं, और जैसे इस वक्त अर्थव्यवस्था जिस तरीके से तबाह हुई है, स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह से नष्ट है, तो उसकी जिम्मेवारी भी तो उसी की बनती है। और इसलिए एक बेहतर शासन प्रशासन का सवाल ये है, और उसके लिए संघर्ष करना, एक सबको स्वास्थ्य का अधिकार हो, सबको शिक्षा का अधिकार हो, सबको बराबरी के अवसर मिले, इन सपनों को तो एक सहारा ये उपन्यास देता है और ताकत प्रदान करता है। यही मैं आज इस फेसबुक लाइव को समाप्त करता हूँ। ये अच्छा जनमत की ओर से सिलसिला चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इस उपन्यास पर एक नाटक लिखना, और वो बस एक साझा कर रहा हूँ कि उसका वही उसी सीन से जहाँ गंगाराम काम्बले को मारता है सिपाही, वहीं से मैंने सोचा है। तो आप लोग लगातार बने रहे साथियों, आप सबका शुक्रिया।